एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ये बेहतरीन क्वेश्चन क्यों बोला मैंने? आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आज जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है? वो है बच्चों बेसिकली वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब ना कोई लेंस हो सकता है, कोई स्लैब हो सकती है, कोई स्फेयर हो सकता है और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रही होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करने की वजह से क्या करना है हमें? उसमें जो भी चीजें हो रही होंगी उनके बारे में बात करनी है। तो करना स्टार्ट करें भाई। तो बच्चों ये क्वेश्चन पहले मैं आप लोगों के सामने रीड कर देता हूं ताकि आप लोग जो है, और अच्छा मैं फ्रेम से बाहर होना पसंद करता हूं बच्चों ना, ताकि आप भी क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर सकें। मैं फ्रेम से बाहर इसलिए जाता हूं कि कुछ बच्चे जो है ना स्क्रीन को रोक के अपना स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को अच्छे से खुद से ट्राई करके फिर सॉल्यूशन देखेंगे ना तो ज्यादा बेनिफिट होगा। अब अगर तुम जो है सिर्फ सॉल्यूशन देखने आए हो बच्चों, तो फिर तो पेपर में भी सॉल्यूशन देखने का मन करेगा ना तुम्हारा। तो पेपर में तुम्हें क्या करना है? पेपर किसको देना है? पेपर में सॉल्व किसको करना है? तेरे को। तो फिर तुझे क्या करना है? तुझे यहां से आदत डालनी है कि सॉल्यूशन पे ना जाके मुझे खुद से सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से तराशा गया है। तराशा गया है मतलब क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को इस टाइप का अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, इससे मिलता जुलता पूछे जाने की चांसेस बनते हैं क्योंकि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं। और मैं कॉन्सेप्ट तो बहुत बेहतरीन लेके आता हूं। कमेंट करके बताना अगर पसंद आते हैं तो मुझे बताना जरूर। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन, मैं फ्रेम से बाहर हो गया हूं जैसे मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। आप में से कोई अगर स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करना चाहता है पॉज करके वीडियो को कर सकता है। A biconvex thin lens of radius of curvature r is made up of a variable refractive index. So बच्चों एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और वो बच्चों एक वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका वेरिएशन म्यू का वेरिएशन बच्चों इस तरीके से दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस का मॉड वाई डिवाइडेड बाई डी। सो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई के साथ वेरी कर रही है। एक लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करा दी बच्चों इन्होंने ना। अज्यूम वेरी स्मॉल अपर्चर 2D में यहां पे देख पा रहा हूं बच्चों। अच्छा लेंस भी देख पा रहा हूं। लेंस ऐसे रखा हुआ है बच्चों, इसकी जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है। इधर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बदल रहा है। ठीक है, ऊपर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है। और इसका जो रेडियस ऑफ मतलब जो अपर्चर है ना बच्चों, अपर्चर का जो डायमीटर है वो 2D है और 2D इन्होंने बहुत छोटा दे रखा है आर के सामने। ठीक है बच्चों, आर के सामने बहुत छोटा दे रखा है। ठीक है, मतलब हम लेंस वाले वो सारे फंडे लगा सकते हैं। ये चीज इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि हम हर पॉइंट के लिए मतलब पैरेक्सियल रेज वाला कॉन्सेप्ट कंसीडर करके चल सकते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 7.5 मीटर। ठीक है, ओके, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है पीएम। तो 7.5 मीटर पे बच्चों एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओ रखा हुआ है। ठीक है, आर डिस्टेंस दे रखी है 7.5। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आर है और डिस्टेंस भी आर दे रखी है। ठीक है भाई, 7.5 मीटर दे रखा है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस विल बी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द लेंस एज शोन ड्यू टू द वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। These images spreaded over the length L और इस लेंथ L की वैल्यू आप लोगों को बच्चों मीटर में बतानी है। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों कि इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल होने की वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं और उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस में आप लोगों को यह बताना है कि वो इमेजेस कहां से कहां तक फैले हुए होंगे। ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को सबको समझ में आया और पसंद आया? क्वेश्चन पसंद आया? ठीक है, चलिए भाई, तो जैसा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन में समझा चुका हूं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों पेन का। क्यों? क्योंकि यहां पे व्हाइट कलर ऑलरेडी यूज हो रखा है। बच्चों अगर मैं इस लेंस के छोटे छोटे टुकड़े कर लूं, ये छोटे छोटे टुकड़े करता जा रहा हूं बच्चों ना, ये देखो भाई छोटे छोटे टुकड़े करते जा रहा हूं, dy थिकनेस के। ठीक है, मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये एक इंडिपेंडेंट लेंस की तरह बिहेव करेगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसका 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 अलग है। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाने पे चेंज होता जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चों यहां पे क्या दे रखा है? फंक्शन भी दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस का मॉड के अंदर वाई डिवाइडेड बाई डी। सो म्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस का मॉड वाई डिवाइडेड बाई
डी। ठीक है, ये दे रखा है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अच्छा बच्चों ये भी देखना कि मॉड वाई दे रखा है, मतलब नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट सिमेट्रिक होंगे, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा ना वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ वाले पार्ट का होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा वो यहाँ वाले पार्ट का होगा। तो एक तरीके से बच्चों यहां से जो रेज जारी होंगी ना, तो ये जो पार्ट है ना बच्चों, देखो ये वाला पार्ट क्योंकि नीचे और ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मॉड लगा दिया ना इन्होंने, तो प्लस वाई के लिए और माइनस वाई के लिए सेम है, तो इस वाले पार्ट का और इस वाले, तो ये पूरा पार्ट एक लेंस की तरह काम करेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वाई की वैल्यू 0 रख दो, म्यू की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे बच्चों म्यू की वैल्यू इस वाले के लिए क्या होगी, 2 के बराबर होगी, लेकिन अब यहाँ पे वाई की वैल्यू बच्चों बदल जाएगी। अब देखो मैं इसका ना कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा। ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या है, सेम। तो इन दोनों से जाने वाली रेज एक ही जगह पर कन्वर्ज होंगी, ये अलग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये अलग, लेकिन दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ठीक है, और कलर चेंज कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि व्हाइट व्हाइट हो रखा है। ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो इनसे आने वाली रेज एक ही जगह पे कन्वर्ज होंगी। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे आप एक तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेंसेज मान सकते हो। क्यों इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेंसेज मान रहा हूं बच्चों में, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है ना, 1/f इज इक्वल टू n टाइम n माइनस का 1 1/r1 माइनस का 1/r2 के बराबर होता है। बच्चों इसका कोई भी जो पार्ट है ना, उसके लिए ये वाला पार्ट तो सबके लिए सेम है, लेकिन n जो है बच्चों ये वेरिएबल है, n वेरिएबल है, तो बच्चों y मतलब ऊपर जाने पे ये भी वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ भी बच्चों इसकी क्या आ जाएगी, वेरिएबल आ जाएगी। और फोकल लेंथ वेरिएबल आ गई तो तुम्हें पता है कि ये बहुत सारे लेंसेज कंसीडर करने पड़ेंगे हमें। जिसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी ना बच्चों, जिसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी वो रेस को सबसे ज्यादा कन्वर्ज करेगा, मतलब उसकी इमेज सबसे पहले बनेगी। और जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी वो, मतलब फोकल लेंथ कम होने का मतलब है, एक मिनट ना, उल्टा बोल दिया मैंने ना, फोकल लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी। ठीक है, फोकल लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी, ज्यादा फोकल लेंथ वाला पार्ट दूर कन्वर्ज करेगा, और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी, वो जल्दी कन्वर्ज करेगा। तो बच्चों फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इन्होंने क्या बोला है कि इधर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, वाई बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा होती है तो फोकल लेंथ कम होती है। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट की ना फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी, इस वाले पार्ट की ना फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी। ये बच्चों सबसे कम डिस्टेंस पे इमेज बना रहे होंगे, यहां बना रहा होगा ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट से जो इमेज बन रही होगी वो यहां बन रही होगी। ठीक है भाई, और इस वाले पार्ट की फोकल लेंथ जो है ना बच्चों, यहां पे फोकल लेंथ इस वाले पार्ट में जहां म्यू सबसे छोटा है, यहां की फोकल लेंथ बच्चों सबसे ज्यादा होगी। और ये वाला पार्ट जो इमेज बना रहा होगा ना बच्चों, यहां से जाने पे जब ये रेज जाएंगी, ये बच्चों सबसे दूर बना रहा होगा। ठीक है, इस तरीके का केस आ रहा होगा, यहां पे ये बन रही होगी बच्चों I2, और बस हमें इस वाले पार्ट की इमेज बना लेनी है, इसकी बना लेनी है, ये सेपरेशन हम लोगों को बताना है, x की वैल्यू हमें बतानी है। तो बस इस वाली मैक्सिमम वाली फोकल लेंथ को देख लो बच्चों, तो यहां पे जो आएगी ना फोकल लेंथ, अच्छा y की वैल्यू क्या कहां तक जा रही है बच्चों, ये d दे रखा है, तो म्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना उस टाइम पे फोकल लेंथ मिनिमम आएगा, तो 1/f मिनिमम जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी, म्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा बच्चों d डिवाइड बाई d, 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 4, तो 4 माइनस का 1 1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक है, ये आ गया क्या, अच्छा रेडियस बच्चों दोनों साइड की दे रखी है, बाई कॉन्वेक्स से बोला है, लेकिन इन्हें बोलना चाहिए था इक्वी कॉन्वेक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों साइड से कॉन्वेक्स है और इक्वी कॉन्वेक्स ही कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग रेडियस दे भी नहीं रखी है हमें। तो बच्चों यहाँ पे जब तुम इनकी r की वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो ये 2/r बन जाएगा, और ये बन जाएगा बच्चों 6/r के बराबर। ठीक है, ये f मिनिमम आ जाएगा, तो f मिनिमम जो आएगा ना बच्चों दैट कम्स आउट टू बी r/6। ठीक है, r/6 आ गया f मिनिमम, ये एक म्यू मैक्सिमम f मिनिमम, दिस इज मिनिमम। ठीक है, दिस इज मिनिमम, और यहाँ का फोकल लेंथ मैक्सिमम होगा, और उसकी पावर बच्चों सबसे ज्यादा होगी इस वाले पार्ट की। ओके, तो f मिनिमम की वैल्यू आ गई बच्चों, इसकी इमेज कहां पे बनेगी, तो 1/v, ये डिस्टेंस बच्चों r के बराबर दे रखी है, तो u कितना बन जाएगा यहाँ पे, u करेगा काम -r का,
क्योंकि यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट है, तो 1/v माइनस का 1/u, तो u की जगह रख दिया मैंने दिस इज इक्वल टू 1/f, तो ये बन जाएगा 6/r। तो बच्चों जो पहला जो ऊपर वाले पार्ट का जो इमेज आएगा ना I1, उसका V1 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये r/5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट बच्चों जब ये इमेज बनाएगा तो मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ का म्यू कितना है बच्चों 2 के बराबर, तो 1/f मैक्स जो आएगा बच्चों दैट कम्स आउट टू बी 2 माइनस का 1, और 1/r1 माइनस का 1/r2 2/r के बराबर बन जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई r के बराबर। ठीक है, तो 1/f आ गया। तो 1/v2 जो आएगा ना 1/v2 माइनस का 1/ माइनस का r इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई r। इसको बच्चों उधर ले जाओ तो v2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास, v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी यहां से r के बराबर। ठीक है, एक r आ गया और एक r/5 के बराबर आ गया। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस x होगा दैट कम्स आउट टू बी r माइनस का r/5। ठीक है, और ये बन जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5, और r की वैल्यू इन्होंने 7.5 के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो ये इससे कटेगा 1.5, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 6 मीटर के बराबर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 मीटर विल बी द स्प्रेड ऑफ द इमेजेस जो इस पर मिलेगा। क्वेश्चन पसंद आया, लेंस और वो भी वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बढ़िया क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ मतलब सॉल्यूशन आप लोगों के सामने बच्चों। मैं साइड हो जाता हूं जिससे कि आप में से किसी को कुछ देखना हो तो देख सके। ठीक है, ये था बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन आज का। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये बच्चों मेरा हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट रहा है ये वाला क्वेश्चन ना। इस वाले क्वेश्चन को मैं हमेशा करवाना पसंद करता हूं जब भी वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आती है। तो तुम सोचो कि जब मेरा फेवरेट रहा है तो क्वेश्चन कितना दमदार रहा होगा, है ना। ये तो तुम्हें सोचना है ना, ये भी मैं ही सोचूंगा क्या। ठीक है, अब क्वेश्चन की इतनी तारीफ कर दी है तो भाई उस तारीफ को क्वेश्चन को भी पेश किया जाए आप लोगों के सामने ना, समझाया जाए कि भाई इसकी तारीफ इतनी क्यों की जा रही है ना। देखिए भाई क्वेश्चन तारीफे काबिल है, तारीफे काबिल है या नहीं है, ये तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। तो जो भी बच्चे यहां तक पहुंचे उनको पहले वाले क्वेश्चन में एकदम मजा आ गया, उन्हें सर बहुत अच्छा लगा। इस वाले क्वेश्चन को देखोगे, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद तारीफ अगर तारीफे काबिल है तो बताओगे, नहीं काबिल है तो चल रही है भैया गाड़ी, है ना। अगली बार से हम इसकी तारीफ करना कम कर देंगे थोड़ी सी ना, ये बहुत तारीफे काबिल है। ठीक है भाई। एंड ड्यू टू अ वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द एटमोस्फेयर द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीज। तो बच्चों होता क्या है, टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से जो एयर के जो लेयर होते हैं ना, लेयर, एयर के लेयर, क्या लाइन है वाह। तो जो एयर के जो लेयर होते हैं ना बच्चों, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाती है, वेरी कर जाती है। ठीक है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाती है। सपोज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीज एज दिस। ये बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन का फॉर्मूला दे दिया। n0 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द सरफेस, और a की वैल्यू दे दी, और इन्होंने ना y मतलब ऊपर की तरफ ही माना होगा, बोल तो देते भाई y क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं। अ पर्सन ऑफ हाइट h इज इक्वल टू 2 मीटर स्टैंड्स ऑन अ लेवल सरफेस बियॉन्ड व्हाट डिस्टेंस ही कैन नॉट सी द रनवे। तो अब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं बच्चों ना। इन्होंने बोला कि जो एयर होगी ना, एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब एयर की बहुत सारी जो लेयर बनेंगी उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऊपर जाने पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है ना, y के साथ, हाइट के साथ बढ़ रही है। एक बंदा 2 मीटर हाइट का, सपोज मैं हूं, मैं रनवे देखना चाहता हूं, तो रनवे से मैं किसी भी चीज को तब देख पाता हूं जब उससे लाइट रेज मेरी आंखों तक पहुंचे। तो रनवे पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे लाइट रेज मेरी आंखों पे पहुंच रही होंगी, वो मुझे दिखाई देगा। जिससे लाइट रेज मेरी आंखों पे एक भी रे नहीं पहुंच रही होगी, वो मुझे दिखाई नहीं देगा। अब ऐसा हो क्यों रहा होगा, रनवे जो है ना वो उसका वाई कोऑर्डिनेट अलग है, मेरी आंखों का वाई कोऑर्डिनेट अलग है। ठीक है, तो वहां से जो रेज आ रही होंगी ना, तो वो बेसिकली उनका मीडियम चेंज होगा। आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो ना, बहुत सारी लेयर मान सकते हो ना जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो रेज जब आ रही होंगी तो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा अलग अलग लेयर में ना। एक मीडियम से जब दूसरा मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होगा तो डेविएशन भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी डिस्टेंस तक देख सकूं, कुछ एक ऐसी जगह होगी जहां से कोई भी आने वाली रे मेरी आंख तक पहुंच ही नहीं रही होगी। तो मुझे वो पॉइंट पता करना है जहां तक मैं देख पा रहा हूं और उससे आगे मैं नहीं देख पा रहा हूं।
तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो तारीफ तो बनती है भाई इस वाले क्वेश्चन की। और ज्यादा से ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे। अभी तो ये क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने ना, सॉल्यूशन इसका बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो सॉल्यूशन के बारे में फिर बात की जाए भाई, क्या कहते हो? हाँ भाई, हमारे धुरंधर लोग क्या कहते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए? चलिए भाई। मैं वैसे तो मैं काफी हद तक तो मैं समझा ही चुका हूं कि बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो बच्चों मैं इसका डायग्राम वगैरह बनाता हूँ, ठीक है? डायग्राम वगैरह बनाते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो बच्चों, ये हो गया रनवे, ठीक है, मतलब ग्राउंड हो गया एक तरीके से ना। एंड देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग हियर, सो दिस इज द पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस बच्चों तुम्हारे दिमाग को खोलने का काम करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें क्या करने हैं इस वाले चैनल पे हम प्रोवाइड करते रहेंगे। पूरा मैंने प्लान बना रखा है बच्चों, हर हफ्ते 3 लेक्चर आएंगे मेरे इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ। करीब करीब 5 क्वेश्चंस हुआ करेंगे, एक टॉपिक पकड़ के उसको धुन दिया करेंगे, ठीक है? खुश? थोड़ी थोड़ी तारीफ करते रहना मेरी, ठीक है? मैं भी खुश रहना चाहिए, तुम भी खुश रहने चाहिए, तभी तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। अब पता लगा तुम खुश हो रहे हो और सर क्या क्वेश्चन कराया, तुम खो गए बस, बाद बाकी कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? न सर के लिए, सर के सेशन को लाइक कर रहे हो, न कमेंट कर रहे हो। तो ये चीज दोनों साइड से चलेगी ना यार, इतना बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके, ये है भाई बंदा, है ना? यहां पे बनेंगी बच्चों बहुत सारी लेयर। किसकी लेयर बनेंगी भाई? एयर की। मतलब मैंने मान लो मैंने एक लेयर ये बना दी, कि दूसरी लेयर बच्चों मैंने ये बना दी, मान लो। तो यहां पे एक तरीके से ये बच्चों कॉन्सेप्ट पता है क्या हो गया, कि बहुत सारे पैरेलल स्लैब रखे हैं जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ठीक है? एक तरीके से ये बन गया बच्चों ना। कॉपी होता है क्या? नहीं होता है इसमें ना, टूल नहीं है भाई कॉपी वाला। ये ऐसा करके बच्चों बहुत सारी लेयर मान लो तुम लोग ना, बना देंगे। हमें कितना टाइम लगेगा? ओके, ये टेढ़ी हो गई लाइन ना, ए भी टेढ़ी हो गई और ए सीधी आ गई, ये भी सीधी आ गई। ये लो, ऐसा करके बच्चों dy थिकनेस की मैंने बहुत सारी लेयर बना दी, ठीक है? अब देखो बच्चों, यहां से मान लो इस जगह से ना, इस जगह से कोई लाइट रे चली, ठीक है? कोई लाइट रे यहां से चली, देखना भाई कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करूंगा ना इस चीज को, देखना। अब लाइट तो बच्चों यहां से इधर भी निकलेगी, 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 इधर भी निकलेगी। अब ये वाली लाइट है, ऊपर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो कोई लाइट अगर यहां पे ऐसे आई ना, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होनी है, तो बेंडिंग ऐसे होगी नहीं होगी? तो एक लाइट यहां से शायद ऐसे मिल जाए जो यहां पे इसकी आंखों पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना? ऐसे करके ये वाली ऐसे निकल जाएगी, ये वाली बच्चों ऐसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी एक, ऐसे करके रेस जा रही होंगी, जो इधर गई होगी ना वो ऐसे निकल जाएगी, ठीक है भाई? ये वाली बात समझ में आ रही है? ऐसे करके लाइट रेस जाएंगी इस वाले पॉइंट से। तो भाई इस बंदे को दिखाई दे गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक पॉइंट थोड़ा दूर लिया हमने, और थोड़ा दूर लिया, ठीक है? और अब हमने कहा कि यहां से रेस जाएंगी। अब मान लो यहां से जो, देखो ये तो सीधी निकल जाएगी, जो इधर जा रही थी ना वो ऐसे निकल जाएगी, जो इधर निकली थी ना वो ऐसे निकल गई, जो इधर निकली थी, जो बिल्कुल एकदम ऐसे निकली थी ना, वो भी ऐसे निकल गई। क्या उस बंदे की आंखों पे यहां से कोई रे पहुंचेगी? मतलब ये वो वाला पॉइंट है जिसको वो देख नहीं पाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट होगा, तुम्हें समझ में आ रहा है? ये वो सबसे आउटर मोस्ट रे होगी, सबसे आउटर मोस्ट, जो लिमिट को डिसाइड करेगी कि वो देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। तो अब मैंने क्या किया बच्चों, कि मैंने यहां पे ये कलर चूज कर लिया। मैंने कहा यहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे निकलने वाली, क्योंकि देखो यहां वाले तो सब देख ही पा रहा होगा, यहां से निकलने वाली जो ये रे होगी ना, इधर जो जा रही होगी इधर, ये जस्ट इसकी आंखों पे पहुंच रही होगी, और इसके इधर वाली सारी इधर से निकल जाएंगी। ये वो केस बनेगा जिसको वो बंदा देख पाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो बच्चों अब मुझे करना क्या है, मुझे इस जगह पे ओरिजिन मान लेना है, ठीक है? इसको ओरिजिन मान लो, इधर मान लो एक्स एक्सिस, इधर मान लो बच्चों वाई एक्सिस, और इसकी इक्वेशन लिख लो y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है? इक्वेशन लिख के अब इस वाले पॉइंट के लिए y की वैल्यू मुझे पता है कि 2 मीटर के बराबर है, और यहां पे मैं x की वैल्यू अगर मैंने पता कर ली,
तो ये जो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगी ना, यही तो वो डिस्टेंस हो जाएगी जो मुझे कैलकुलेट करनी है। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्यूशन समझ में आया? अब आप बोलोगे सर इक्वेशन आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो इक्वेशन लिखना? आप ही लिखो, हम तो क्या ही लिखेंगे, ऐसा सोच रहे हो क्या? देखो भाई, इस चीज में हमेशा एक ध्यान रखो, ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक ही तरीके के होते हैं और इनमें एक ही फंडा लगता है आगे तक। व्हाट इज दैट फंडा? पहले हम बात करते हैं उस फंडे के बारे में, जो फंडा इस टाइप के क्वेश्चंस में हर जगह पे लगता है बच्चों। सो मान लीजिए बहुत सारी स्लैब हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, ठीक है। ये पैरेलल स्लैब का मतलब कंपोजिट स्लैब का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारी स्लैब बच्चों रखी हुई हैं एक दूसरे के पैरेलल, इवन यहां पे भी मटेरियल भरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्ट खाली है, ठीक है। ये ऐसे करके बहुत सारी स्लैब है बच्चों, और इस तरीके से आपने बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे फिल कर रखे हैं, N1, N2, N3, N4, N5, ठीक है। N1, N2, N3, N4, N5। अब मान लो बच्चों यहां से एक रे आई, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें में से बहुत सारे लोगों को तो ये कॉन्सेप्ट आता होगा ऑलरेडी ना। अब ये ऐसे जाएगी, फिर ये शायद अरे भैया रुक जाओ, ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं, अच्छा नहीं है। ये मान लो ऐसे गई, नहीं ऐसे गई, फिर यहाँ के बाद ये ऐसे चली गई, फिर मान लो ये ऐसे चली गई, फिर ऐसे चली गई, फिर ऐसे चली गई, फिर ऐसे चली गई, ठीक है। ये मान लो रे जो है अलग अलग जगह पे, अब वो तो हमारा कंट्रोल थोड़ी, वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा, मतलब किस जगह पे कैसे जाएगी, ठीक है। मैंने तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये एंगल आई नॉट है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट है, ये एंगल I1 है, ये एंगल I2 है, ये एंगल I3 है, ये एंगल I4 है, ये एंगल I5 है, तो एन नॉट साइन आई नॉट इज इक्वल टू N1 साइन I1 एंड सो ऑन। ये फंडा बच्चों पूरा यहां से यहां तक लगता है। अगर इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होते हैं ना बच्चों, तो ये आने वाली और जाने वाली एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इनमें थोड़ी सी ट्रांसफर शिफ्ट आ जाती है, दैट्स ऑल, ठीक है। आने वाली और जाने वाली दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है और इनमें ट्रांसवर्स शिफ्ट आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा होता है बच्चों। यही कॉन्सेप्ट वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लगा देते हैं हम लोग ना। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बच्चों यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगा देते हैं। ये डायग्राम तो मैंने पूरा कचरा कर दिया, ठीक है। अब इसमें मुझे कॉन्सेप्ट तो लगाना है, कोई बात नहीं, लगाएंगे इसमें कॉन्सेप्ट ना, कई से लगाएंगे। तो इसमें बच्चों जब कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना तो अगले पेज पे लगाएंगे, और क्या इसमें तो नहीं लगेगा। हो गए तो फिर काय बता रहे थे आप। ओके, तो बच्चों यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे हम आपको दिखा देते हैं। हम उसका बेसिकली जो इक्वेशन है ना वो फाइंड करना है हमें ना। यहां से चली बच्चों एक रे ना, यहां से ये ओरिजिन का काम कर रहा है, यहां से जो ये रे जा रही होगी ना बच्चों ऐसे करके ऐसे। अब यहां पे जो स्लैब होंगी ना वो ऐसे माननी है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे बदल रहा है। जिस डायरेक्शन में जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है ना बच्चों, उसी डायरेक्शन में हमें स्लैब माननी होती है, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारी स्लैब मानोगे डी बाई थिकनेस की। ये रे जब यहां पहुंचेगी इस जगह पे, तो ये करेगा यहाँ पे नॉर्मल का काम, ये यहाँ पे एंगल मान लीजिए थीटा के बराबर। अच्छा, नॉर्मल का काम यहाँ पे ये करेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट के बराबर है, तो यहाँ पे लिखूंगा एन नॉट साइन 90, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एन नॉट रूट के अंदर 1 प्लस का ए वाई के बराबर है, दैट इंटू साइन थीटा। ये रिलेशन बच्चों में किसी भी जगह पे लिख सकता हूं। ये रे का पाथ है बच्चों ना, ऐसे करके रे जा रही है, तो मैंने एक बीच में कोई पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है, तभी तो मैं इक्वेशन लिख पाऊंगा। तो मैंने यहां पर देखा कि साइन थीटा की जो वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस का ए वाई। ये है बच्चों साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा हमारे पास 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस का ए वाई के बराबर आ गया। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि बच्चों ये कर्व है और यहां पे इधर एक्स एक्सिस दे रखी है, ये दे रखी है बच्चों हमें वाई एक्सिस। तो इसका y एज अ फंक्शन ऑफ x इसका कुछ इक्वेशन होगा, और यहां पे अगर मैं टेंजेंट देखूं तो ये एंगल अल्फा होगा, तो इसकी जो स्लोप होगी इस जगह पे dy डिवाइडेड बाई dx, वो बेसिकली tan अल्फा के बराबर होगी। सेम कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों
सारे वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चंस में। तो dy बाई डी एक्स टेन अल्फा के बराबर होगा। मैं यहाँ पे एक चीज और देख पा रहा हूं कि जो अल्फा होगा वो 90 माइनस का थीटा के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा ना, वो बेसिकली कॉट थीटा के बराबर आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास है, यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं? यहां से इससे टेन थीटा की वैल्यू आएगी, देखो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, तो दिस स्क्वायर माइनस का दिस स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस ए वाई माइनस का 1, तो वो ए वाई बन जाएगा रूट के अंदर। तो ये ऐसे करके आ जाएगा। इसको ले जाके बच्चों में वहां पुट कर दूंगा, तो मेरे पास y का मतलब dy डिवाइडेड बाई dx ये आ जाएगा रूट के अंदर a इंटू वाई के बराबर। ठीक है, dy बाई dx इसके बराबर आ गया। तो dy डिवाइडेड बाई रूट के अंदर y इज इक्वल टू रूट के अंदर a इंटू dx, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, इसको बच्चों बस हमें इंटीग्रेट कर देना है, इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है। तो यहां से बनेगा बच्चों 2 रूट के अंदर y, इसकी लिमिट लगा देना, y की लिमिट पहले जब 0 थी, ठीक है, किसी भी टाइम पे y, और रूट के अंदर a इंटू एक्स आ जाएगा हमारे पास ना। तो रूट के अंदर y, तो y की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों यहाँ पे हमारे पास a इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ जाएगी। तो जब y की वैल्यू, क्योंकि वो बंदा कितनी हाइट पे था, 2 मीटर पे, ठीक है, y की वैल्यू जब 2 के बराबर है तो उस टाइम पे x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू आएगी रूट के अंदर 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई a के बराबर। a की वैल्यू बच्चों इन्होंने हमें दे रखी है क्वेश्चन में ना, a की वैल्यू 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस का 6 के बराबर दे रखी है। तो 2 इंटू टेन टू माइनस 6 जब रखोगे ना तो ये आ जाएगा 2000 मीटर। तो बच्चों 2000 मीटर तक तो ये बंदा देख पाएगा। यहाँ पे बंदा होगा ना, मान लो यहाँ पे ये 2 मीटर हाइट का बंदा है, ठीक है, ये 2 मीटर हाइट, ठीक है भाई, 2 मीटर हाइट का बंदा है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगी ना वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, और एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 2000 मीटर के बराबर आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? क्वेश्चन आपको समझ में आया, पसंद आया? एक होता है समझ में आया, एक होता है पसंद भी आया सर। तो क्या कहते हो तुम लोग? चलिए भाई, पसंद तो आएगा ही आएगा, हमारा पसंद का क्वेश्चन है तो तुम्हें क्यों नहीं आएगा। अब वो क्वेश्चन कराया तो लगे हाथों बच्चों एक और वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक एक्चुअली पैराग्राफ था जिसमें 2 क्वेश्चन थे, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बना दिया है। 1 और 2 हो चुका है, 3 4 बच्चों ये हो जाएगा, और 5वां क्वेश्चन तो एकदम तोड़ू है। वो तो बच्चों सोच रहे हो एक स्फीयर के अंदर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा दिया मैंने, अभी तक तुम इनको नहीं डील कर पा रहे हो, और पिछले वाले को तो मतलब अभी तक डाइजेस्ट भी कर पाए हो नहीं कर पाए हो, ये तो तुम ही जानते हो और मैं जानता हूं। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन तो इसका भी माई बाप है। ठीक है, चलो भाई इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। A long rectangular slab of transparent medium of thickness D is placed on a table with length parallel to x-axis and width parallel to y-axis। तो बच्चों यहां पे मैं देख पा रहा हूं ये x-axis है, ये y-axis है। एक यहां पे बच्चों ना एक रेक्टेंगुलर स्लैब जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसकी थिकनेस D के बराबर है, ऐसे रख दिया आपने ना। A ray of light traveling along the y-axis at origin, एक रे आई origin पे y एक्सिस के पैरेलल ऐसे आई बच्चों ना, ऐसे, और इसमें एंटर कर गई, कर जाने तो कोई बात नहीं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वेरी कर रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मीडियम वेरीज एज दिस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों एक्स के साथ वेरी कर रहा है, मतलब इधर जाने पर डिपेंड वेरी कर रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाने पर वेरी कर रहा था, इस वाले में बच्चों इधर जाने पर वेरी कर रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना बच्चों इधर जाने पर वेरी कर रहा है, तो यहां पे हमें स्लैब ऐसे मानने पड़ेंगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जाने पे वेरी करता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे ही हमें स्लैब मानने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैरेलल स्लैब रखे हुए कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ वाई होता तो फिर मैं स्लैब ऐसे मानता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे, तो बहुत सारे पैरेलल स्लैब हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे, और रिफ्रैक्शन करती हुई रे उसमें से जारी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर 1 दे रखा है। अब आपसे इन्होंने पूछा है डिटरमाइन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर द रे इंटरसेक्ट द अपर सरफेस ऑफ द स्लैब विद द एयर बाउंड्री। यहां पे जब ये रे आएगी, जब ये रे यहां पे पहुंचेगी, तो आपको बताना है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पता है। तो मतलब एक तरीके से बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इन क्वेश्चंस में तुम्हें बच्चों पता है इसके पाथ की इक्वेशन लिखनी होती है। वाई फंक्शन ऑफ एक्स ये चाहिए तुम्हें, इसमें जैसे ही तुम y की वैल्यू d पुट करोगे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, यही तो करना है।
ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन भी दे रखा है, म्यू भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। क्लियर है भाई? तो कॉन्सेप्ट तो बच्चों पिछला वाला ही लगेगा, और लगेगा ही यार। मैं तो क्वेश्चंस, मैंने क्या बोला तुम्हें, मैं जेईई एडवांस के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे लिए जो मेहनत कर रहा हूं ना, वो ये कोर्स सोच के कर रहा हूं कि मेरी क्लास को अगर एक बच्चा पूरा देखे तो उसको कुछ गेन होना चाहिए भाई। और गेन भी ऐसा होना चाहिए कि उसका दिमाग जो है ना, एडवांस वाली जो अप्रोच है ना, वो डेवलप होनी चाहिए। कोर्सेज मेरी यही रहेगी, एनर्जी ज्यादा लगती है इस सेशन को प्लान करने में, ज्यादा टाइम लगा है एज कंपेयर टू इसको रिकॉर्ड करने में जो लग रहा है। इस सेशन को प्लान करने में 3 गुना ज्यादा टाइम लगा है कि ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इस ऑर्डर में होना चाहिए कि बच्चे इसको रिलेट कर पाए, और तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए उस चीज के लिए ना। और क्वेश्चंस भी उसी तरीके के होने चाहिए कि वो पूरा के पूरा, जब क्वेश्चन पूरा एक बच्चा जब पूरा एंड तक देखे ना, तो उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट फिट हो जाए, इतना रिपीटेशन हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट का। सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। पहला क्वेश्चन लेंस का था, लेकिन वो भी जरूरी था कराना, इसलिए उसको पहले करके निपटा दिया, हटा दो इसको, क्वेश्चन को हटा दो। अब हम जो है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब घुसे तो फिर हम उसी के क्वेश्चन करते रहे। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी रीड कर दिया है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, y फंक्शन ऑफ x पता करना है, पाथ पता करना है, क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। कहां गया भाई डायग्राम, कहां गया? ओ भाई साहब, चलो। तो बच्चों डायग्राम, मैं उस वाले डायग्राम पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है, अपनी तरफ से बना लेते हैं। बेसिकली बच्चों मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो x डायरेक्शन में जाने पे वेरी कर रही है, ठीक है। x डायरेक्शन में जब तुम जा रहे हो ना, अरे लाइन तो सीधी हो जाए भाई, चलो ठीक है, काफी हद तक ठीक है। तो बच्चों अब जो तुम स्लैब मानोगे ना, क्योंकि इधर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है, तो ऐसी स्लैब्स कंसीडर करोगे आप, ऐसे, ठीक है। अच्छा तुम कहोगे सर आप इतनी बड़ी बड़ी क्यों बना रहे हो? वो बच्चों होगी तो वो छोटी, ठीक है, मतलब dx थिकनेस की है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी तो सेम मान पाऊंगा। अब जो रे आ रही है ना बच्चों तुम्हारी, वो ऐसे आ रही है यहां से ना। अब स्लैब तुम कैसे मान रहे हो? ऐसे, तो इनके नॉर्मल किधर होंगे? नॉर्मल बच्चों ऐसे होंगे ना इनके सब जगहों पे। अब ये रे ऐसे करके जा रही है, तो नॉर्मल बच्चों यहाँ पे ये होगा ना भाई, स्लैब ऐसे करके है ना, तो ये इनके पैरेलल सरफेस हो गए, तो नॉर्मल बच्चों ऐसे आएगा। तो यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा ना बच्चों, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, जिसको आई नॉट बोलते हैं, वो 90 डिग्री के बराबर आएगा। और यहाँ का बच्चों मान लीजिए थीटा के बराबर है, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि कैसे मान रहा हूं मैं स्लैब वगैरह ना, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये हो गया, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर दे रखा है। अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो बच्चों इसकी जो टेंजेंट होगी वो ये होगी, और टेंजेंट का भी एंगल जो होगा इस एक्स एक्सिस के साथ, वो थीटा के बराबर ही होगा। और इस वाले केस में अच्छी बात पता है क्या है, इसमें जो dy बाई डी एक्स होगा ना इस जगह पे, वो dy बाई डी एक्स बच्चों बेसिकली टेन थीटा के बराबर होगा, जो पिछले वाले में नहीं आया था। पिछले वाले में जब y डायरेक्शन में जब स्लैब होती है ना बच्चों, ऐसे ऐसे रखी होती है, तो उनमें वो फिर थीटा अलग होता है और वो अल्फा अलग होता है। इसमें बच्चों x डायरेक्शन के पैरेलल, मतलब y डायरेक्शन के पैरेलल जो स्लैब होती है ना, उनमें अच्छी बात ही होती है, दोनों सेम आ जाते हैं। एक इक्वेशन मैंने क्या बोला बच्चों, पहली स्लैब और इस वाली स्लैब के बीच में लगाओ, तो 1 इंटू साइन 90, दिस कम्स आउट टू बी n। यहाँ का जो n होगा, n की वैल्यू बच्चों इन्होंने क्या दे रखी है हमें, n की वैल्यू दे रखी है रूट के अंदर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी। तो रूट के अंदर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन डी, दिस इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से बच्चों साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन डी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहां से इसी से टेन थीटा की वैल्यू पता करो, तो 1 अपॉन परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस दिस स्क्वायर माइनस का दिस, तो रूट के अंदर ई टू द पावर एक्स अपॉन डी के बराबर आ जाएगी। तो टेन थीटा कम्स आउट टू बी ई टू द पावर माइनस का एक्स अपॉन 2d, ये आ जाएगा बच्चों टेन थीटा का वैल्यू। और टेन थीटा बच्चों यहाँ पे dy बाई dx का काम करेगा। एक ही तरीके के स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, ये देख लो तुम इस चीज को ना। तो माइनस का x अपॉन 2d, इस वैल्यू को पुट करो, ये बन गया। तो dy इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का x अपॉन 2d इंटू dx, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, x की वैल्यू जब 0, y की वैल्यू भी 0, x यहाँ पे y, तो y इक्वल टू यहां से आएगा माइनस का 2d बाहर आएगा, ठीक है। माइनस का 2d बाहर आया, लिमिट पुट करोगे तो e टू द पावर माइनस का x अपॉन 2d माइनस का 1, जब 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगी बच्चों हमारे पास इक्वेशन।
अब इन्होंने बोला है कि रे कहां पे बाहर निकलेगी, तो वहां y की वैल्यू क्या है बच्चों, इस जगह पे जहां पे बाहर निकल रही है y की वैल्यू वहां पे d के बराबर है, तो y की वैल्यू यहाँ पे d पुट कर दो, माइनस को अंदर ले जाओ, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा 1 माइनस का e टू द पावर माइनस का x/2d। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों 1/2, इधर जाके ना e टू द पावर माइनस का x/2d बन जाएगा, दोनों साइड लॉग ले लो, तो ln 1/2 इज इक्वल टू x/2d, यहाँ पे माइनस आ रहा होगा, माइनस को इधर भेजोगे तो ln 2 बन जाएगा, तो x की वैल्यू बच्चों 2d ln 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, 2d ln 2 के बराबर हमारे पास x की वैल्यू आ गई। लो जी, डन 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 डन, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन बच्चों रिलेटिवली इजी है, मैंने पहले बताया कि ये एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन था, तो इसमें 2 क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है, राइट डाउन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एट x इक्वल टू a। इस जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये बताना है, तो हमें वहां पे बच्चों x की वैल्यू पता लग चुकी है 2d ln 2 के बराबर, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है मेरे को, तो n की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन d, तो x अपॉन d की वैल्यू आ जाएगी ln की पावर 2 टू द पावर 2, ये 2 अंदर भेज दो, ln 2 की पावर 2 बन जाएगा, मतलब ln 4 बन जाएगा अंदर, और e टू द पावर, तो ये बन जाएगा बच्चों n इज इक्वल टू रूट के अंदर 5 के बराबर, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फिर तो मतलब इजी है, सेकंड वाला पार्ट तो बच्चों इजी था, लेकिन एक तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 था मतलब वो बहुत अच्छा था। तो आप लोगों में से अगर किसी से कुछ मिस हो गया तो पीछे मैं थोड़ा लेके चलता हूँ, ये है बच्चों सॉल्यूशन, और एक ही फंडा यूज कर रहे हैं हम, एक ही पैटर्न यूज कर रहे हैं, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब जिस क्वेश्चन का आप लोगों को इतनी देर से इंतजार था, मैंने पहले तुम्हें माहौल बना रखा है उस क्वेश्चन को लेके ना, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड दैट इज दिस क्वेश्चन, दिस वन। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज बताना मैं भूल गया, ये रे जो आ रही थी ना बच्चों, यहां से ऐसे आ रही थी, जब ये यहां पर रे निकल के जाएगी ना बच्चों, इट विल गो लाइक दिस, दे बोथ विल बी पैरेलल, बिकॉज हियर अगेन इट इज एयर एयर एयर, तो बच्चों एयर में जब निकलेगी ना तो ये अनडेविएटेड, मतलब एक दूसरे के पैरेलल, इसमें पैरेलल शिफ्टिंग आ रखी होगी, और पैरेलल शिफ्टिंग कितनी आ रखी होगी, 2d ln 2 के बराबर। ये क्वेश्चन पूछते हैं ना तो बहुत मजेदार होता, मतलब अगर वो पूछते हैं ना कि व्हाट विल बी द पैरेलल शिफ्ट या ट्रांसवर्स शिफ्ट इन द रे, बहुतों का दिमाग खराब हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि x ही कैलकुलेट करना है, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। बच्चों ये ध्यान रखना, कितनी भी स्लैब रखी हो, बेशक वो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्यों ना रखी हो, अगर फाइनल वाला मीडियम और पहले वाला मीडियम सेम है, आने वाली रे और निकल के जाने वाली रे पैरेलल होंगी। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर ट्रांसवर्स शिफ्ट पूछा जाए ना, जो एडवांस वाले फंसा सकते हैं तुम्हें, तो उनमें तुम्हें बस बच्चों उनका क्या करना है कि उस जगह ओरिजिन मान के, जहां से एंटर कर रही है वहां ओरिजिन मान के, जहां पर निकल रही है वो पता कर लेना, उन दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे उनका डिफरेंस पता कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली दे विल बी पैरेलल। हाँ, एंगल पे अगर कोई केस हुआ, जैसे इसमें तो ये ऐसे थी और वो भी ऐसे हुई, तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट से ही आ जाएगा। अगर मान लो ये एंगल पे होती तो यहां भी एंगल पे जाती, फिर तुम्हें शायद उसमें थोड़ा सा और वो ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ जाएगी। ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री, ये डिस्टेंस तुम्हें पता होगी, फिर वो एंगल देख के वो ट्रिग्नोमेट्री से निकल के आएगा। क्लियर है भाई? मेरा काम है समझाना, है ना? मेरे ख्याल से तुम समझ गए। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन का बहुत था तुम्हें इंतजार ना। तो अब तक लोग जो है ना भिड़े पड़े थे किनके साथ? पैरेलल स्लैब वाले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन आया बच्चों जो कि किसका, पैरेलल स्लैब थी, लेकिन अब आ गया बच्चों हमारे पास क्वेश्चन ऑफ स्फेरिकल, स्फेयर का आगे बच्चों ना, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वेरी करा देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी वेरी करा देंगे। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ हेमीस्फीयर ऑफ द रेडियस a/2, हेमीस्फीयर है बच्चों जिसकी रेडियस a/2 दे रखी है, एंड मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ द वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is placed with its base center O at the origin as shown in the figure. The refractive index of the material of the hemisphere varies as mu is equal to a upon a minus का x. The ray of the light is incident at a point O at an angle theta. ठीक है, और थीटा की वैल्यू बच्चों 0 दे रखी है, तो 0 दे रखी है मतलब ये रे ऐसे आ रही है। ठीक है, with the normal in the xy plane and it comes out through a point P on its curved surface, then choose the correct option. अब ये बच्चों यहां पर निकल के आ रही है, आपको इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहले बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले मैं मार्क करता हूं
कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका फंक्शन दे रखा है, वो एक्स का फंक्शन दे रखा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर जाने पे वेरी कर रहा है। तो अगेन मैं स्लैब कैसे कंसीडर करूंगा यहाँ पे, इस तरीके की, ठीक है, ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल स्लैब कंसीडर करूंगा। और बस मुझे इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता करनी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑप्शन में, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब इन दोनों में से एक ही आएगा। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई तो फिर तो मैं बता दूंगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और फिर इस सर्कल की इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा कि इन दोनों का कहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो दो कर्व का इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा मैथ्स का आपका ना। पहले देखते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है इसकी ना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, देखते हैं। अच्छा यहां पर ध्यान रखना, रेडियस जो है ना बच्चों हेमिस्फीयर की वो a/2 के बराबर है, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मुझे ये पता है कि यहां पे जो स्लैब बनेंगी ना वो ऐसे बनेंगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस डायरेक्शन में जाने पे वेरी कर रहा है। तो म्यू की जो वैल्यू है ना बच्चों, जो म्यू की वैल्यू है दैट इज a डिवाइडेड बाई a माइनस का x, दैट इज a डिवाइडेड बाई a माइनस का x, ठीक है। अब यहां पे बच्चों एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ये आ गया। दिस एंगल विल बी I, ठीक है, ओके। और ये थीटा बच्चों 0 के बराबर दे रखा है। मैंने तुम्हें बताया कि स्लैब ऐसे बनेंगी तो नॉर्मल का काम ये करेगा फिर ना, यहां भी तो स्लैब ऐसे बनेगी, तो ये एंगल जो होगा ना वो 90 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि ये एंगल 0 के बराबर दे रखा है। अगेन बच्चों यहां और यहां पे वो लगाओ, मतलब ना वो कंपोजिट स्लैब वाला या मल्टीपल स्लैब पैरेलल सरफेस पे रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाओ। तो यहां पे लिखोगे 1 sin 90 इज इक्वल टू यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज a डिवाइडेड बाई a माइनस का x sin i, ठीक है। तो sin i की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों दैट कम्स आउट टू बी a माइनस का x डिवाइडेड बाई a के बराबर आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये आ गई बच्चों हमारे पास sin i की वैल्यू। यहां पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो ये एंगल भी बच्चों i के बराबर ही होगा, ठीक है। तो वो एंगल भी i के बराबर ही होगा। तो tan i जो होगा ना बच्चों यहाँ पे वो अगेन dy बाई dx का काम करेगा, dy बाई dx। अब हमारे पास sin i की वैल्यू दे रखी है, tan i की वैल्यू पता करते हैं बच्चों यहां से। तो a माइनस का x तो ऊपर रहेगा रहेगा, ठीक है। tan i की लिखना है ना, यहां आएगा बच्चों रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax, दिस कम्स आउट टू बी dy डिवाइड बाई dx, ठीक है, dy डिवाइड बाई dx के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो इसको करते हैं बच्चों सॉल्व, तो ये बन जाएगा dx इंटू a माइनस का x डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर एंड दैट इज dy। तुम देख रहे हो सब में एक ही तरीके का फंडा लग रहा है। इसको बच्चों ये 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर को ना टी स्क्वायर मान लेना। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे वो सब्स्टिट्यूशन रूल लगा रहा हूं, तो ये बन जाएगा 2a माइनस का 2x इज इक्वल टू 2t dt। अच्छा यहाँ पे dx और लिख लेना, ये 2 तो बच्चों सब तरफ से कट जाएगा, तो a माइनस का x dx ऊपर जो लिखा है ना वो t dt बन जाएगा। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे ना तो ऊपर बन जाएगा t dt, नीचे बन जाएगा बच्चों t, इसका कर रहे हो इंटीग्रेशन, और यहाँ बन जाएगा बच्चों तुम्हारे पास dy। तो ये तो कट गया, तो यहाँ पर t आएगा, तो y इक्वल टू t क्या होगा बच्चों, यहाँ पे t होगा रूट के अंदर 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। y की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई, रूट के अंदर 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर। ये देखो बच्चों कौन सी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैच कर रही है, y इक्वल टू 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर। दिस ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा और थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस का x माइनस का ओके x माइनस का a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखना ये बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैंने यहाँ प्लस a स्क्वायर कर दिया, उधर भी a स्क्वायर कर दिया। तो बेसिकली ये जो है ना बच्चों एक सर्कल की इक्वेशन आ रही है, ये एक सर्कल की इक्वेशन आ रही है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट, जिसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट a होगा, जिसकी रेडियस भी a के बराबर होगी। अच्छा इसकी जो रेडियस है ना बच्चों, इसकी रेडियस a/2 के बराबर है, मतलब वो सर्कल का सेंटर यहाँ पे आएगा और ये एक सर्कुलर पाथ में जाएगा बच्चों यहाँ से ना, और इसकी रेडियस बच्चों 2r के बराबर होगी। क्योंकि ये ध्यान रखना r जो है ना उन्होंने a/2 के बराबर दे रखा है, r जो है a/2 के बराबर दे रखा है, तो a रेडियस का सर्कल बनने का मतलब है 2r रेडियस का सर्कल, तो ये डिस्टेंस बच्चों बेसिकली 2r के बराबर होगी अगर मैं इसकी रेडियस r बोलूं तो ये बच्चों इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे
मूव करके जाएगा। अब मुझे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो बच्चों एक तो ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देख ले। यहां पे तुम देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर किसके बराबर है, ये 2x के बराबर है, ठीक है। और इस वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, इसकी रेडियस कितनी है a/2 के बराबर, तो ये a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 के बराबर होगा। दोनों को बराबर कर दो बच्चों, a स्क्वायर बाई 4 माइनस का 2ax, दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहां से तुम्हारे पास a/8 के बराबर, x की वैल्यू a/8 के बराबर आ गई। तो x की वैल्यू a/8 के बराबर दिख रही है मेरे को सी वाले ऑप्शन में। अभी देखते हैं y की वैल्यू भी चेक कर लेना। y की वैल्यू बच्चों यहां पे पुट करके पता कर लो किसी में भी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस का a स्क्वायर डिवाइड बाई 64, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 15a स्क्वायर डिवाइड बाई 64, y इक्वल टू रूट के अंदर 15 a डिवाइडेड बाई 8 एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा एक और बेहतरीन क्वेश्चन। मुझे लगता है कि अच्छा तुम बच्चों मुझे ऑनेस्टली बताना कि क्या यहां तक तुम पहुंचे, मतलब तुम्हें मजा आया इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। और क्वेश्चन से क्या तुम्हारा वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो भी कंफ्यूजन थे, डाउट्स थे, वो सारे के सारे कवर हो गए या नहीं हो गए, दिस यू हैव टू टेल मी, ओके। और बाद बाकी बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहता हूं, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसमें मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस हुई है ना अनअकैडमी पे, दे आर फ्री अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। थर्मल फिजिक्स एडवांस प्रैक्टिस सेशन, ये सारे इस पीडीएफ में जैसे तुम क्लिक करोगे ना तो ये क्लासेस की लिंक डायरेक्ट अपने आप इनमें लिंक कर रखी है मैंने, आप इन स्पेशल क्लासेस को डायरेक्ट देख सकते हो। बच्चों जो जेईई एडवांस के 2022 के टॉपर थे, जेईई एडवांस 2021 के जो टॉपर थे, उनके मैंने सेशंस लिए थे, मेरे अनमोल रत्न। तो अगर कभी भी आप डिमोटिवेटेड फील करो ना, तो दीज सेशंस आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस, आप इन पे क्लिक करके इन सेशंस को भी देख सकते हैं, ठीक है। और बाद बाकी बच्चों यहाँ पे और भी बैचेस वगैरह जो मेरे इस बार चल रहे हैं उनके बारे में, जेईई एडवांस का जो चैंप बैच है बच्चों, वो अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहा है मेरा 19 अप्रैल से, जहां हम बहुत ही ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाई नहीं किया है तो दिस इज माय रेफरल कोड विच इज कैलाश10। इस रेफरल कोड को यूज करके इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए और इनसे भी बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों आपको ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को बच्चों हमारे इस तरीके के सेशन आते रहेंगे जिनमें हम एक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे और उसको धुन देंगे ठीक है भाई। सो ये था बच्चों एक सेशन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वॉट एवर यू फील आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन डू टेल अदर्स, जिससे कि लोगों को पता लग सके कि ये कितना इंपॉर्टेंट सेशन है, ये पता लग सके ना। कमेंट्स भी देखते हैं ना लोग, तो आपको बताना है बच्चों ना, मेरी तरफ से आपको बताना है कि डू वॉच दिस सेशन, दिस इज अ वंडरफुल सेशन इफ यू लाइक इट, ओके। सो बच्चों मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगला सेशन और अमेजिंग होने वाला है। इसी तरीके के मैं 5 क्वेश्चंस की सेशन रखूंगा, करीब करीब 1 घंटे के सेशन होंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन बढ़िया वाले होंगे। चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।